नमस्कार, न्यूज रूम लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं अनिल शर्मा। शुरुआत करेंगे देश दुनिया की बड़ी खबरों के ऐसा है साथ और कि इसी के साथ साथ जम्मू कश्मीर की बड़ी खबरों के साथ भी आपको रूबरू करवाया जाएगा। और वहीं पर जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बात करते हैं तो उनके एक बार फिर से जो विवादित बोल हैं वो लगातार सुर्खियों में आते हुए नजर आ रहे हैं। और लगातार पाकिस्तान और चाइना की बात करना है, इसको लेकर लगातार हमने देखा कि कई सारे इन बातों को लेकर जो है विपक्षी पार्टी हो या फिर इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर की अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं या फिर केंद्र सरकार की बात करते हैं तो लगातार जो है वो कटघरे में उतारती हुई नजर आती है। और इस बार एक बार फिर से जम्मू कश्मीर के प्रभारी तरुण चुग की बात करें तो उन्होंने जो है सीधा साफ तौर पर जो है वो महबूबा मुफ्ती पर निशाना साधा है। और इसके साथ साथ कई सारे जो है वो टिप्पणियां की गई हैं। और इसके साथ साथ एक रिपोर्ट के जरिए हम आपको बताएंगे कि जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती और इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के प्रभारी तरुण चुग किस तरह से आमने सामने जो है साफ तौर पर दिखते हुए नजर आ रहे हैं। आइए। ऐसा है कि महबूबा जी अभी तक चाइना व पाकिस्तान का चश्मा लेकर घूम रही है। अब जम्मू कश्मीर में विकास दिख रहा है। जम्मू कश्मीर के अंदर रेलवे लिंक हो, रोड लिंक हो या एयर लिंक हो, जम्मू कश्मीर आगे बढ़ा है। जम्मू कश्मीर का रोड नेटवर्क हो, जम्मू कश्मीर के विकास की नई गाथा लिखी जा रही है। एम्स, एनआईटी, एनआईएम, एनआईआईएफएम, क्लस्टर विश्वविद्यालय, श्रीनगर के अंदर कैंसर इंस्टीट्यूट, एक विकास की नई गाथा लिखी जा रही है। आज पर्यटन जो वहां की इंडस्ट्री का सबसे बड़ा हिस्सा है, आज उसमें जम्मू कश्मीर विश्व में, भारत में सबसे आगे पहुंचा, जिसे आपने टेररिस्ट कैपिटल बना दिया था नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। वो टेररिज्म से टूरिज्म कैपिटल बना है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 83,186 घर बांटे जा चुके हैं और कई लाख घरों की योजनाएं बनी। आवास योजना के तहत 16,850 घरों का निर्माण हो चुका है। सौभाग्य के लाभार्थियों की संख्या 8 लाख से ज्यादा हो चुकी। केवल जम्मू कश्मीर के अंदर ही उज्ज्वला के 12 लाख से ज्यादा एलपीजी कनेक्शन दिए गए हैं। आयुष्मान भारत के अंदर एक एक नागरिक को लाकर आयुष्मान भारत के माध्यम से उनके फ्री इलाज हो रहे। महबूबा जी कहीं जाके तो देखिए, चाहे पीएम किसान योजना हो, चाहे जो बजट अभी पेश किया गया, उस बजट के अंदर विकास की नई गाथा लिखी गई है। लेकिन महबूबा जी हैं, उनको दिख ही नहीं रहा कि जीडीपी वहां की 2 गुना करने की योजना, जमीन पर स्थायी कृषि को बढ़ावा देने की बात हो, निवेश की बात हो, वहां पर स्वास्थ्य के क्षेत्र के अंदर जो हेल्थ सेक्टर है उसके अंदर 2,097 करोड़ का विकास किया, निवेश किया जा रहा है। ग्रामीण विभाग के लिए 4169 करोड़ रखे गए। बिजली क्षेत्र जो वहां की सबसे इंपॉर्टेंट है उसके लिए 1964 करोड़ रखे गए। तो आपने देखा कि जम्मू कश्मीर के प्रभारी तरुण चुग की बात करते हैं तो किस तरह से उन्होंने महबूबा मुफ्ती पर निशाना साधा है और जिसके चलते लगातार जो है जो पाकिस्तानी प्रेम जो है महबूबा मुफ्ती का झलकता हुआ नजर आता है। और लगातार हमने देखा है कि उनकी जो लगातार बातें हैं वो कहीं ना कहीं विवादित बयानों में जो है वह साफ तौर पर देखने को मिलती हैं। और लगातार एक बार फिर से महबूबा मुफ्ती की बात करें तो उसको लेकर जो है जम्मू कश्मीर के प्रभारी तरुण चुग की बात करते हैं तो उन्होंने साफ तौर पर निशाना साधा है। और हमारी जो अगली खबर है और अगली खबर के साथ आपको रूबरू करवाया जाएगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर और देश दुनिया के अंदर किस तरह से पूरी हलचल जो है वह साफ तौर पर चलती हुई नजर आ रही है। क्योंकि अगली खबर जो हमारी रहने वाली है ये बेहद अहम खबर है। और जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, ये महत्वपूर्ण खबर जो है देश दुनिया की एक ऐसी जानकारी जो है, क्योंकि जम्मू कश्मीर का विकास और सौंदर्यीकरण किस तरह से होता हुआ नजर आ रहा है यह बेहद अहम रहने वाला है। क्योंकि जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो केंद्रीय मंत्री वो जम्मू कश्मीर के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। उसको लेकर हमारे साथी जो है वो आपको जरूर अपडेट करेंगे। और हमारे साथ हमारे सहयोगी जसलीन है, आइए आपको अपडेट करते हैं।
चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जिस तरह से अनिल ने आपको बता ही दिया कि अगली खबर की बात करें, तो सबसे पहले बात करेंगे क्योंकि अमरनाथ यात्रा की बात करें तो केंद्र सरकार की तरफ से अमरनाथ यात्रा को लेकर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है और आने वाले समय में अगर बात करें तो कई और सुविधाएं जो हैं श्रद्धालुओं को दी जाएंगी, और जिसमें से साफ तौर पर एक महत्वपूर्ण बात कही गई कि जो कदम उठाने जा रही है केंद्र सरकार, उसमें साफ तौर पर बताया गया कि इसके तहत अगर शेषनाग से पंचतरनी तक अगर बात करें तो 10.8 किलोमीटर लंबी सुरंग का निर्माण जो है वो किया जाएगा। और इससे क्या होगा कि भविष्य में अगर बात करें तो पहलगाम से बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए 3 दिन के बजाय जो है ये दर्शन जो है सिर्फ 9 घंटे में ही पूरे हो जाएंगे। और इसको लेकर केंद्र सड़क व परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की बात करें तो उन्होंने इस चीज़ को लेकर घोषणा भी की और ये भी बताया कि सड़क परिवहन तथा हाईवे की बात करें तो इसमें भी जो है कई तरह के बदलाव जो हैं वो लाए जाएंगे। पर सबसे बड़ी बात जो अमरनाथ यात्रा को लेकर इसमें साफ तौर पर सामने आई, जिसमें साफ तौर पर बताया गया है कि अगर आप पहलगाम से जो है बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए जाएंगे, जहां पर पहले 3 दिन का समय लगता था, अब वो शेष जो है सिर्फ अगर बात करें तो 9 घंटे का समय ही लगेगा। और ऐसा जो है आने वाले भविष्य में जो है ये मुमकिन जो है होगा और केंद्र सरकार इस पर काम भी कर रही है। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि अनंतनाग से खन्नाबल से अगर बात करें तो पंचतरनी तक 110 किमी सड़क का निर्माण जो है वो भी किया जाएगा और खन्नाबल से चंदनवाड़ी के बीच 73 किलोमीटर सड़क निर्माण जो है उसके लिए ये डीपीआर जो है वो जुलाई तक जो है उसे तैयार कर दिया जाएगा और उसके बाद जो है केंद्र सरकार इस पर काम करना जो है शुरू होगी। पर पहले डीपीआर की बात करें, जो एक प्रोसेस रहता है स्टार्टिंग का, उसे जो है जुलाई में जो है वो शुरू किया जाएगा। इसके साथ साथ ये भी उन्होंने बताया कि चंदनवाड़ी से बालटल तक अगर बात करें पंचतरनी के बीच लगभग 37 किमी का जो है डिस्टेंस है और उसका डीपीआर जो है अक्टूबर तक तैयार किया जाएगा और उसके बाद 3,500 करोड़ रुपए जो हैं इस पूरे प्रोजेक्ट पर जो है खर्च होंगे। और गडकरी ने यह भी कहा कि मुगल रोड की अगर बात करें तो उसको लेकर भी पीर की गली में सुरंग का निर्माण जो है वो किया जाएगा, क्योंकि लंबे समय से काफ़ी ज़्यादा लोगों की भी ये डिमांड थी कि वहाँ पर भी जो है टनल बनाई जाए ताकि 12 महीने जो है कहीं ना कहीं मुगल रोड जो है आम लोगों के लिए जो है खुली रहे। तो उनके लिए भी एक अच्छी खबर है कि इस पर भी विचार जो है वो विमर्श जो है वो कर लिया गया है और हो सकता है बहुत जल्द इसका काम भी जो है वो शुरू हो जाए। पर ये सबसे बड़ी बात कि अमरनाथ यात्रा की जहाँ पर आने वाले समय में लोगों को इसकी बेहतरीन सुविधाएँ जो हैं वो साफ तौर पर दी जाएंगी। और मुगल रोड पर भी अगर बात करें तो ये भी बताया गया है कि जो 69 हिमस्खलन वाले क्षेत्रों की बात करें तो वहाँ पर भी एक स्नो गैलरी जो है वो बनाई जाएगी। और केंद्र मंत्री ने यह भी बताया कि मुगल रोड को ऑल वेदर बनाने के लिए जो है लगभग 6,842 करोड़ जो हैं वो इसमें जो है लगेंगे। और परियोजना है कि पुंछ से शोपिया तक अगर बात करें तो 60 किलोमीटर सड़क और वहीं 1900 करोड़ में जो है वो बनाई जाएगी। और उसके बाद पीर की गली से अगर बात करें तो 5,000 करोड़ की लागत से बनने वाली सुरंग का जो है डीपीआर भी अक्टूबर में जो है वो तैयार हो जाएगा। और इस रोड पर अगर बात करें तो 69,000 जो है जगह हिमस्खलन का खतरा जहां पर सबसे ज़्यादा रहता है वहां पर अगर बात करें तो स्नो गैलरी जो है वो बनाई जाएगी। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो नितिन गडकरी ने अपने इस दौरे के दौरान जो है आने वाले समय में ये तमाम चीज़ें जो है ये परिवर्तन जो है वो लाया जाएगा। और इनके तमाम डीपीआर की बात करें तो अलग अलग सड़कों के अलग अलग समय पर डीपीआर तैयार किए जाएंगे। पर सबसे पहले अमरनाथ की यात्रा की बात करें तो उसका जून में ही जो बताया जा रहा है कि इसका डीपीआर तैयार कर दिया जाएगा और उसके बाद अक्टूबर तक जो है मुगल रोड की बात करें तो उसका भी डीपीआर जो है वो तैयार कर दिया जाएगा, ताकि आने वाले समय में तमाम श्रद्धालुओं को भी और जो मुगल रोड से तमाम लोग जो कश्मीर के साथ कनेक्ट होते हैं उन्हें भी किसी तरह की कोई परेशानी जो है वो साफ तौर पर ना झेलनी पड़े। इसको लेकर जो है साफ तौर पर काम जो है वो किया जा रहा है। तो चलिए अब बढ़ते हैं, अब अगली खबर की ओर रुख करेंगे जहां पर मेरी सहयोगी आते आपको अगली खबर से रूबरू करवाएंगे। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जिस तरीके से देखा जाए इंडिया में अब मिल्क क्राइसिस है वो देखने को मिल रहे हैं, जहां पर ये माना जाता है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो है वो मिल्क की होती है। अगर हम रिवोल्यूशन की बात करें 1970s में जिस तरीके से वाइट रिवोल्यूशन लाया गया था, क्योंकि उस टाइम भी मिल्क की प्रोडक्शन काफ़ी कम थी, लेकिन उसके बाद से आज तक ये देखा जा रहा था कि इंडिया में मिल्क क्राइसिस कभी सामने नहीं आई है। मिल्क की प्रोडक्शन जो है सबसे ज़्यादा इंडिया में देखने को मिलती थी। लेकिन अब ऐसा क्या हो गया कि आखिर इंडिया ये सोच रहा है कि अब हमें बाहर कंट्रीज से जो है
मिल्क यहाँ पे लाना होगा, यानी कि इंपोर्ट करने की बात है वो की जा रही है। तो सबसे पहले जानेंगे कि आखिर ऐसा क्या रीज़न हो गया कि इंडिया को इतनी क्राइसिस है वो देखनी पड़ रही है, जहाँ पर ये देखा गया है कि इंडिया जो है लार्जेस्ट मिल्क प्रोडक्शन है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा मिल्क की प्रोडक्शन की जाती है। और वहीं पर कुछ टाइम से देखा जा रहा है कि इंडिया में क्राइसिस भी देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पर जो मिल्क की प्रोडक्शन है वो कम होती हुई नज़र आ रही है। और प्राइजेज़ की बात करें, जिस तरीके से प्राइजेज़ भी मिल्क के काफ़ी इंक्रीज़ हो रहे हैं। और आरबीआई की तरफ से एक मॉनिटरी रिपोर्ट भी सामने आई थी, जहां पर आरबीआई के गवर्नर ने ये कहा था कि हाई इन्फ्लेमेशन जो देखा जा रहा है उसकी की वजह है कि इंडिया में मिल्क काफ़ी यहाँ पे कमी हो रही है, जिसकी वजह से हाई इन्फ्लेमेशन जो है वो देखा जा रहा है। ये आरबीआई की मॉनिटरी रिपोर्ट थी जो कि 1-2 हफ्ते पहले सामने आई थी। और काफ़ी रीजंस है, आके जानेंगे कि ऐसे क्या रीजंस है जिसकी वजह से इंडिया को एक क्राइसिस देखने पड़ रहे हैं। 2 जो मेन रीजंस माने जाते हैं, सबसे पहले कोविड-19 और उसके बाद जो कैटल एपिडेमिक हुआ था, उसके बाद बताया जा रहा है कि सप्लाई जो था मिल्क का वो काफ़ी कम हो गया है। और वहीं पर अगर डिमांड और सप्लाई की बात करें तो इंडिया में काफ़ी कंजप्शन भी होता है और यहाँ पे डिमांड भी काफ़ी होती है और सप्लाई भी जो है मिल्क की काफ़ी होती है। अगर हम बात करें ग्लोबली तो 32 ग्राम जो है मिल्क की कंजप्शन ग्लोबली होती है, लेकिन इंडिया में सिर्फ 424 ग्राम्स देखी जाती है, यानी कि सिर्फ एक कंट्री में 400 के करीब कंजप्शन है वो देखने को मिलती है। अगर हम ग्लोबली बात करें तो 300 के करीब ग्लोबली जो कंजप्शन है वो देखने को मिल सकती है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंडिया में कितनी ज़्यादा कंजप्शन जो है वो मिल्क की है और कितने ज़्यादा लोग जो डिपेंडेंट है मिल्क के। अगर हम फैक्ट्रीज़ की बात करें, स्वीट शॉप्स की बात करें, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्वीट शॉप्स भी देखने को मिलती है जिन्हें मिल्क की काफ़ी ज़रूरत होती है। और ये डिमांड हर साल 6% तक इंक्रीज़ होती है, यानी कि अगर हम बात करें हर साल की जो जितनी भी मिल्क की डिमांड होती है इंडिया में वो हर साल इंक्रीज़ होती हुई नज़र आ रही है। 6% तक ये इंक्रीजेशन देखा गया है। अगर हम 2021 की बात करें, 2022 की डेटा की बात करें तो आज तक हर साल 6% तक ये इजाफा हुआ है। और 2 रीज़न जैसे कि मैंने आपको कहा, पेंडेमिक पहले जो हुआ था जिसकी वजह से जो डिमांड थी वो मिल्क की काफ़ी कम हो गई थी, क्योंकि होटल्स की बात करें, रेस्टोरेंट्स की बात करें या स्वीट शॉप्स की बात करें तो वहाँ पर जो मिल्क है वो नहीं बिक रहा था, क्योंकि किस तरीके से हर दुकानें जो है कोविड-19 में बंद हो गई थी। और वहीं पर फार्मर्स जो है वो मिल्क नहीं बेच पा रहे थे, क्योंकि मिल्क लेने वाला कोई नहीं था, सारी दुकानें बंद हो गई थी, जिसकी वजह से फार्मर्स का जो इनकम थी वो भी बंद हो गई थी। और उस पर सीधा असर जो है वो कैटल्स की हेल्थ पे पड़ा था, क्योंकि उन्हें अंडर फीड किया जा रहा था। जाहिर सी बात है, जो फार्मर्स थे उनके पास पैसे नहीं थे कैटल्स को खाना खिलाने के लिए, तो काफ़ी अंडर फीड वाले जो मामले थे वो भी सामने आए थे। 2022-23 की बात करें, कोविड-19 के बाद ये डिमांड फिर से राइज़ होगी, यानी कि अचानक से पीक पे बढ़ गई। लेकिन 2022 की आखिर में बात करें तो इस साल में एक ऐसा वाक़या पेश आया जिससे काफ़ी मौत जो है वो सामने आई है, क्योंकि लंपी स्किन डिजीज़ की बात करें तो वो सामने आई थी, जिसकी वजह से मिल्क प्रोडक्शन काफ़ी कम हो गया था इस डिजीज़ से। और वहीं पर बताया जाता है कि 1,84,000 के करीब जो कैटल्स थे उनकी मौत हो गई थी लंपी स्किन डिजीज़ की वजह से। काफ़ी नुकसान जो इंडिया को वो देखना पड़ रहा था इसकी वजह से। और इसके बाद जब मिल्क प्रोडक्शन काफ़ी कम हो गई इंडिया में तो प्राइसेस भी है वो भी इंक्रीज़ हो गए। अगर हम अमूल की बात करें, अमूल ने भी जो अपने मिल्क के प्राइसेस थे वो इंक्रीज़ किए थे। इसके अलावा बाकी जो मिल्क कंपनीज थी उन्होंने भी अपने मिल्क के प्राइसेस इंक्रीज़ किए थे। अब सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर इंडिया इस टाइम पे इसे क्या करना चाहिए। और अभी जो है ये चीज़ सामने आ रही है कि इंडिया ये सोच रहा है कि बाहर कंट्रीज से इम्पोर्ट किया जाए, यानी कि अगर हम बात करें बाकी कंट्रीज से, वहाँ से मिल्क जो है इंडिया में लाया जाए, क्योंकि इंडिया में जो ज़रूरतें हैं यहाँ की वो पूरी नहीं हो रही है जिस तरीके से जितना मिल्क इंडिया में देखने को मिल रहा है। 2023-24 तक का ये डेटा सामने आया, जहाँ पे बताया है कि 2023 और 24 तक जो इंपोर्ट है मिल्क की वो हो सकती है। और उसके अलावा ये भी कहा गया है कि काफ़ी लोगों ने नाराज़गी भी जाहिर की है कि अगर बाहर कंट्री से मिल्क जो है वो लाया जाएगा तो इंडिया के फार्मर्स का आखिर क्या होगा, क्योंकि जिस तरीके से देखा जाता है कि मिल्क जो है फार्मर्स जो वहाँ से कितना ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं और वो पूरी कंट्रीज़ में बेचते हैं, जिन्हें काफ़ी फ़ायदा भी होता है। लेकिन अगर इंडिया बाहर कंट्रीज़ पर डिपेंड होगा, यानी कि बाकी जो कंट्रीज़ है वहाँ से इम्पोर्ट किया जाएगा, तो सीधा असर फार्मर्स पे देखने को मिलेगा, उनकी इनकम पे जो है वो देखने को मिलेगा। और वहीं पर गवर्नमेंट की तरफ से भी क्लैरिफिकेशन आती है कि अभी ये स्कीम लाई नहीं गई है, यानी कि जो इंपोर्ट अभी सिर्फ सोचा है, अभी इम्प्लीमेंट नहीं की है। जब भी कोई इम्प्लीमेंटेशन होगी तो सबसे पहले वो क्लेरिफाई करेंगे। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर इंडिया जब इंपोर्ट करेगा तो क्या कुछ देखने को मिलेगा। फार्मर्स की जो बात है, सबसे बड़ी बात फार्मर्स की है, तो उन पे क्या असर होगा और उनके लिए क्या कुछ स्कीम्स है वो लाए जाएंगे। तो बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बात करें कि क्रिकेट की, तो क्रिकेट
मार्केट में क्या कुछ इन्फॉर्मेशन है, क्या कुछ नया है, हमारे साथ साहिल केरनी ज्वाइन करेंगे जो आपको सारी इन्फॉर्मेशन के साथ रूबरू करवाएंगे। जिस तरह क्रिकेट का त्यौहार पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है और आईपीएल की होड़ हर जगह है, मैचेस लगातार चल रहे हैं और बहुत कुछ नया देखने के लिए इन मैचेस में मिल रहा है। जिस तरह कल का मैच रहा, काफ़ी हाई स्कोरिंग रहा और उसके बाद लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेज़ भी किया और वो जीती भी। और इस मैच में पूरा जो श्रेय है वो सिर्फ हम ऐसा कह सकते हैं कि जो खिलाड़ी बाहरी देशों से खेल रहे हैं इन टीम्स के अंदर, उनके पक्ष में गया। देखिए जिस तरह से आईपीएल चल रहा है और आईपीएल में बाहरी देशों के खिलाड़ी खेलते हैं और ये परफॉर्मेंस जो है जिस तरह से वो दे रहे हैं, ये एक चिंता का विषय भी बन सकता है इंडियन टीम के लिए, क्योंकि आने वाला वर्ल्ड कप जो है वो भारत में खेला जाएगा और उनकी प्रैक्टिस जो है बाहरी देशों के जो खिलाड़ी हैं उनकी प्रैक्टिस जो वो अभी से शुरू हो गई है। जिस तरह से मार्को स्टोनिस की बैटिंग रही कल, काबिल तारीफ थी। निकोलस पूरन ने काबिल तारीफ बैटिंग की, क्या लंबे छक्के लगाए, 19 बॉलों में 62 स्कोर किया। और कल उन्होंने फास्टेस्ट 50 इस सत्र की लगाई है निकोलस पूरन ने 15 बॉलों में, और पहली 50 जो यहाँ पे लगाई गई थी आईपीएल में, जो ओवरऑल 16 सत्र हुए हैं उन बीच में जो आईपीएल की जो फास्टेस्ट 50 है वो 14 बॉलों में लगाई गई है। और कल जो है ये 15 बॉल्स में जो है निकोलस पूरन ने जो है फास्टेस्ट 50 जो है ये की है। और जहां हम बात करेंगे आरसीबी की, आरसीबी में कोहली ने अच्छी परफॉर्मेंस दी, पर उसके अलावा जिस तरह दो खिलाड़ी फैफ डु प्लेसिस और उनके साथ दिया अपना ग्लेन मैक्सवेल ने, और दोनों की जो बल्लेबाजी थी वो काबिल तारीफ़ थी। और जिस तरह से ये बल्लेबाजी का प्रदर्शन चल रहा है इन टीम्स का, तो आने वाला वर्ल्ड कप जो है वो शायद एक इंडियन टीम के लिए ये इन बल्लेबाजों का इस तरह से फॉर्म में आना तो एक खतरा भी जो है वो इंडियन टीम को हो सकता है इन खिलाड़ियों से। तो ये चीज़ जो है एक बड़ी ही वैसे खटकती है, क्योंकि इंडियन टीम को अपनी जो उनके अपने प्लेइंग 11 के जो खिलाड़ी हैं उनकी परफॉर्मेंस जो है लगातार जो है वो फ्लॉप चल रही है। एक विराट कोहली हैं जो परफॉर्म अच्छा कर रहे हैं, बाकी खिलाड़ियों की अगर हम बात करें जो प्लेइंग 11 में हैं इंडियन क्रिकेट टीम के, वो श्रेयस अय्यर हैं, वो इंजर्ड हैं, बुमराह इंजर्ड हैं, उनका अभी कोई पता नहीं है कि वो खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। और जो इसमें मेन खिलाड़ी जो खेलने वाले हैं, केएल राहुल इतनी अच्छी फॉर्म से नहीं गुजर रहे हैं। हालांकि शिखर धवन ने अच्छी परफॉर्मेंस अभी तक इस आईपीएल में दी है और दिखाया है अपना दमखम कि वो गब्बर अभी भी अच्छा खेल सकता है और अच्छी बैटिंग परफॉर्मेंस दे सकता है। पर वहीं बात करें रोहित शर्मा और ईशान किशन की, तो वो लगातार फ्लॉप चल रहे हैं। और उसके बाद जो सूर्य कुमार यादव जो T20 में एक बड़ा चेहरा उभर कर सामने आए थे पिछले साल, और T20 वर्ल्ड कप में उन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया था अपना, और बाद में जो टूर्नामेंट्स हुए उसमें भी अच्छा प्रदर्शन किया, पर उसके बाद जो है लगातार फ्लॉप चल रहे हैं। और आईपीएल में भी वो लगातार फ्लॉप चल रहे हैं, जहाँ पर टीम को ज़रूरत पड़ती है उनकी और वो अपने परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं। उन सब के बीच में आईपीएल में, जैसे मैंने कहा, कुछ नया देखने के लिए मिलता है। उस सब के बीच में जिस तरह से आईपीएल में नए खिलाड़ी उभर कर सामने आए हैं, साई सुदर्शन की बात करें, रिंकू सिंह की बात करें, वेंकटेश अय्यर की बात करें, क्या ये रिप्लेसमेंट दे सकते हैं सूर्य कुमार यादव को? क्योंकि श्रेयस अय्यर का भी पक्का नहीं है, तो क्या जो बीसीसीआई है वो इनके बारे में सोच रही है? क्या उसकी जो निगाहें हैं, उन सिलेक्टर्स की निगाहें जो हैं इन खिलाड़ियों के ऊपर हैं जो उभरते हुए बाहर आ रहे हैं, जिस तरह से वो परफॉर्मेंस कर रहे हैं? अगर हम बात करें बडोनी की, कल बडोनी की जो बैटिंग थी वो भी काबिल तारीफ़ थी, तो अच्छी परफॉर्मेंस थी। हालांकि वो मैच जिता के जा चुके थे, पर वो हिट विकेट, वो छक्का था और हिट विकेट हो गए। तो ऐसा है कि चलो ये तो क्रिकेट है, मुकद्दर भी उसमें चाहिए, पर जो खिलाड़ी अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो इसमें हम ये देख सकते हैं कि जो नए खिलाड़ी हैं क्या वो रिप्लेसमेंट दे सकते हैं सूर्य कुमार यादव को? क्या इंडियन क्रिकेट टीम में नए चेहरे जो हैं वो देखने को मिल सकते हैं? फिलहाल क्रिकेट के अपडेट्स में इतना ही है, और अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। और अगली खबर जो है तंदीप कौर हमारे तक पहुंचाएंगी, आप तक पहुंचाएंगी, और सिलेबस को लेकर, जिस तरह 11-12 का सिलेबस जो है उसको लेकर उसके हवाले से कुछ अहम जानकारियां आप तक पहुंचाएंगी। तो चलिए अगली खबर की ओर बात करते हैं, और अब हम बात करेंगे सिलेबस को लेकर। जी हाँ, क्योंकि सिलेबस जो है उस पर लेकर हर बार ये देखने को मिल रहा है कि सरकार कोशिश कर रही है बच्चों का बर्डन कम करे, क्योंकि बच्चे काफ़ी टेंशन में रहते हैं। एग्ज़ाम्स, अगर 12th के एग्ज़ाम्स की बात करें तो उसके बर्डन के साथ साथ उन्हें जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है उन्हें क्रैक करने के भी फिक्र जो है वो रहती है। तो ये सब साथ साथ देखने को मिलते हैं, जिसके चलते अब सरकार ये कोशिश कर रही है, नए प्लान्स जो है वो सामने आ रहे हैं कि 12th में आपको
सेमेस्टर वाइज एग्जाम्स जो हैं वो देने पड़ सकते हैं। जी हाँ, और इस तरह का ये प्लान होगा। लेकिन ये सेमेस्टर वाइज क्यों होगा? क्योंकि सिलेबस बहुत है और उस बर्डन को कम किया जाएगा। उसमें अब उनके सिलेबस को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाएगा, यानी कि सेमेस्टर वाइज जैसे आप पार्ट फर्स्ट यानी कि जब आप ग्रेजुएशन करते हैं उसमें देते हैं, तो इसमें 2 फाइनल एग्ज़ाम होंगे और लास्ट में जब सेकंड सेमेस्टर का फाइनल एग्ज़ाम होगा 12th में, तो उसके बाद आपके दोनों सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स की जो परसेंटेज होगी उसे कंबाइन की जाएगी और जो टोटल परसेंटेज सामने आएगी उसके हिसाब से आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। वहीं पर ये 12th के बच्चों को ऑप्शन भी दिया जाएगा। वो ऑप्शन क्या होगा कि उन्हें अपने सब्जेक्ट्स जो है वो चुनने में जो है वो उन्हें चुनने दिया जाएगा, यानी कि अपना कोर्स वो खुद चुन सकते हैं। 8 कोर्स इसमें से रहेंगे, 8 में से टोटल 4 उन्हें चुनने होंगे और 4 कोर्स में से भी आगे उन्हें डिवाइड कर दिया जाएगा, यानी कि 4 कोर्स में 3 कैटेगरीज रहेंगी। उन 3 कैटेगरीज में से एक सब्जेक्ट को लेना कंपलसरी है। जैसे कि जो 3 कैटेगरी हैं, आपके पहले कैटेगरी में सोशल साइंस आ जाएगी, साइंस आ जाएगी, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटरिंग आ जाएगी। वहीं पर दूसरी कैटेगरी में इंटर्न डिसिप्लिन एरियाज आ जाएंगे, तीसरी कैटेगरी में आर्ट स्पोर्ट्स, ये सब आ जाएंगे और इन सब में से एक सब्जेक्ट चुनना ही है और टोटल 4 कोर्स रहेंगे। इसमें उन्होंने एग्जाम्पल भी दी है। एग्जाम्पल के तौर पे उन्होंने ये कहा है कि ये जो आर्टिकल सामने आया उसमें एग्जाम्पल ये दी है कि एग्जाम्पल करें कि मैं एक स्टूडेंट हूँ और मुझे 12th में 4 कोर्स चुनने हैं। 4 कोर्स में से सबसे पहले मैं कैटेगरी में से सोशल साइंस को चुनता हूँ और सोशल साइंस में आगे हिस्ट्री सब्जेक्ट को चुनूंगा। तो हिस्ट्री सब्जेक्ट्स के आगे 4 चैप्टर रहेंगे और मेरे वो 4 चैप्टर जैसे कंप्लीट हो जाएंगे मेरा एक कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। और वहीं पर इन्होंने कहा कि अगर मैं आर्ट्स यानी कि 3rd कैटेगरी में से आर्ट्स को चुनता हूँ और आर्ट्स में से अगर मैं म्यूज़िक को लूँ या फिर किसी और सब्जेक्ट को लूँ तो उसके भी आगे 4 चैप्टर होंगे। वो मेरे 4 चैप्टर पूरे हो गए तो मेरा दूसरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। मैं साइंस को चुनूंगा, साइंस के आगे 4 चैप्टर होंगे, उन 4 चैप्टर पूरे होने के बाद मेरा तीसरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। वहीं पर अगर मैं फिर से सोशल साइंस सुनता हूँ और उसमें से मैं कोई और सब्जेक्ट लेता हूँ तो उस सब्जेक्ट्स में जैसे मेरे 4 चैप्टर्स कंप्लीट होंगे मेरा चौथा कोर्स भी पूरा हो जाएगा और ऐसे मेरी 12th जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो ये एक बर्डन कम करने की कोशिश जो है वो सरकार की तरफ से की जा रही है। वहीं पर उन्होंने एक वीक स्टूडेंट्स के लिए ये भी कहा है कि वीक स्टूडेंट्स को भी अब जो बच्चे काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं उनके साथ बिठाया जाएगा, यानी कि पहले तो कोशिश की जाएगी जैसे ही नया सेशन शुरू होता है उसके पहले महीने में उन बच्चों को यही पढ़ाया जाएगा जो उन्होंने लास्ट क्लास में पढ़ा है। वो लास्ट क्लास में जो पढ़ेंगे 1 महीना वही उन्हें रिवीजन करवाई जाएगी और उसके बाद बडी सिस्टम को शुरुआत किया जाएगा। बडी सिस्टम रहेगा कि एक वीक बच्चे को बिठाया जाएगा और उसके साथ एक इंटेलिजेंट बच्चे को बिठाया जाएगा ताकि वो दोनों बराबर रहे। इस वजह से जो इंटेलिजेंट बच्चा है उसकी भी रिवीजन हो जाएगी और जो नहीं पढ़ पा रहा है या जो वीक है वो भी अच्छे से पढ़ पाएगा। तो ये कोशिश जो है वो करने की ट्राई की जा रही है, इस पर प्लान्स बन रहे हैं और ये 12th के लिए है। वहीं पर अगर हम 10th की बात करें तो 10th के लिए भी इसी तरह से अब 9th और 10th को एक ही कोर्स कर दिया है। इनका बर्डन भी कम करने की कोशिश की जा रही है। 9th और 10th के एक कोर्स करना यानी कि उन्हें 2 साल जो है 2 साल में 16 सब्जेक्ट्स यानी कि उन्हें 8 एरियाज़ हैं, 8 एरियाज़ में से उन्हें 2-2 सब्जेक्ट लेने हैं, 2 साल के 16। लेकिन इनका एग्ज़ाम एक ही होगा, यानी कि 9th और 10th का एक एग्ज़ाम होगा और एक एग्ज़ाम में उन्हें 16 सब्जेक्ट्स के पेपर देने होंगे, यानी कि फाइनल जो एग्ज़ाम होगा उसमें 16 सब्जेक्ट्स रहेंगे और उसका एग्ज़ाम उन्हें देना होगा 9th और 10th दोनों को मिलाकर। इसी के साथ उन्होंने ये भी किया 9th और 10th को कंबाइन करके आपको ही सर्टिफिकेट मिलेगा। 9th और 10th में एक ही बार फाइनल एग्ज़ाम होंगे, वो भी 16 सब्जेक्ट के। और उसके बाद ये भी कहा है कि 9th और 10th 11th 12th के लिए 5.5 दिनों की क्लासेस होगी और इसी के साथ जो टाइम रहेगा वो बढ़ा दिया जाएगा, यानी कि जो 5 दिन जैसे ही आपके हो जाते हैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे हो जाते हैं और उसके बाद जब सैटरडे रहेगा वो 5.5 दिन का रहेगा। उस दिन आपके स्कूल में प्रेयर या फिर और कोई एक्टिविटी नहीं होगी, उस दिन सिर्फ और सिर्फ आपकी क्लासेस होंगी और अगर आपके क्लास का एक टाइम का पीरियड 40 मिनट का है तो उसे 50 मिनट का कर दिया जाएगा और आधे दिन की ये चीज़ें जो हैं वो रहेंगी। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो निकल कर सामने आ रही है, इस पर पूरा प्लान हो रहा है और ये पूरे इंडिया में लागू होगा ताकि बच्चों का बर्डन जो है वो कम हो सके। तो ये पूरी जानकारी जो है वो सामने आई है। अब इस पर आगे किस तरह से कार्रवाई होती है वो तो समय आने पर ही पता चलेगा। तो चलिए अब समय भी आ गया है अलविदा लेने का आज के इस न्यूज़ रूम लाइव में, जहाँ पर हमने कोशिश की तमाम खबरों से आपको रूबरू करवा सके। इसी के साथ हमें दीजिएगा इजाज़त। नमस्कार।